तो बच्चों, आप सबका मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभाशीष है। बच्चों, आप लोगों में से जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं और कमेंट करके बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और अधिक वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत की थोड़ी सी उपयोगिता बताने जा रहा हूँ। अक्सर देखने में आता है कि जो बच्चे होते हैं वह हिंदी तो पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी के साथ साथ वह संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। और हिंदी के साथ मैं और किसी विषय का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे संस्कृत को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होता तो मैं और भी विषयों का जिक्र करता, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ हिंदी का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ना कितना ज़रूरी है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि सब लोग हिंदी तो पढ़ते हैं, सरल विषय होने के कारण हिंदी तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको फिर से संस्कृत से पढ़ना पड़ता है। पता नहीं कहाँ से वो लोग जो है लोगों से मार्गदर्शन ले लेते हैं, किसी से पूछते भी नहीं है कि हमें जो है किस विषय का कॉम्बिनेशन होता है, कौन कौन सा विषय हमें साथ पढ़ना चाहिए। तो पता नहीं कहाँ से किससे पूछ लेते हैं और जो है संस्कृत हिंदी तो ले लेते हैं, लेकिन संस्कृत उसके साथ नहीं लेते। बाद में उनको कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, बाद में उनका जो है करियर एक तरह से बाधित हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ और हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ, ताकि आपको भविष्य में आपके करियर में कोई बाधा ना आए। इस प्रयोजन से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और कोई दूसरा विषय पढ़ने वाले छात्र चाहे संस्कृत लें या ना लें, या उनकी मर्जी है, लेकिन हिंदी के साथ संस्कृत जरूर पढ़ना चाहिए। इसी प्रयोजन से मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, तो इसको मैं पॉइंट वाइज लिखा हूँ। जैसे संस्कृत और हिंदी का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों विषयों को एक साथ पढ़ना जरूरी ही नहीं, आपके लिए अनिवार्य भी होना चाहिए। आगे हिंदी में करियर बनाने के लिए संस्कृत पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्र संधि समास वाले प्रश्नों को बिना गलती किए आसानी से हल कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर जब कोई छात्र हिंदी से आगे कोई कंपटीशन देता है, उसमें करीब 20 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो संस्कृत से संबंधित होते हैं। जो संस्कृत पढ़ा होता है वही छात्र उन प्रश्नों को ठीक प्रकार से सही हल कर पाते हैं। अन्यथा हिंदी में सिर्फ वो रट करके तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को गहराई से समझ नहीं पाते हैं। फलस्वरूप अगर थोड़ा सा भी कठिन प्रश्न आ गया है, उनके रटे रटाए विषय से अलग होकर के आया हुआ है, तो उस चीज़ को वे गलत कर देते हैं। तो जैसे संधि हो गया, समास हो गया, तिस्त तद्भव तत्सम शब्द हो गया, इन सारे प्रश्नों को बिना गलती किए हुए आसानी से हल कर लेते हैं जो संस्कृत पढ़े होते हैं। संस्कृत पढ़ने वाले छात्र शब्दों की संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कुछ लोग विंध्यवासिनी की जगह विंध्यवासिनी लिखते हैं। संस्कृत के विद्यार्थी ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे विंध्यवासिनी शब्द है, अब संस्कृत वाले इसको अलग अलग करेंगे, विंध्य धन वासनी। विंध्य का अर्थ है विंध्याचल पर्वत, वासनी का अर्थ है निवास करने वाला, लेकिन विंध्यवासिनी शब्द ही नहीं बनता। ये तो गलत है। जो लोग संस्कृत नहीं पढ़े हैं वो लोग इसी तरह लिखते हैं। तो विभिन्न संस्थानों के ध्येय वाक्यों को आसानी से समझ सकते हैं। विभिन्न संस्थानों को अनेक प्रकार के ध्येय वाक्य होते हैं, सत्यमेव जयते। इसी तरह बहुत सारे संस्थानों के बहुत सारे ध्येय वाक्य होते हैं। बहुत सारे व्यवहार में बहुत सारे संस्कृत के श्लोक प्रचलित होते हैं। पुरोहित लोग बहुत सारे श्लोक पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। तो उन मंत्रों का अर्थ हुआ या श्लोकों का अर्थ अगर समझना है तो उसके लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। और संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए? हिंदी पढ़ने वाले छात्रों को बीए में हिंदी के साथ संस्कृत को एक विषय के रूप में रखना अनिवार्य होता है, अन्यथा बाद में फिर से संस्कृत से बीए करना ही पड़ता है। और संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए? रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों को उनके मूल रूप में पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब व्याख्या तो सब लोग पढ़ते हैं, उस पर जो है उसका अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद सब लोग पढ़ लेते हैं,
लेकिन उसके मूल रूप को अगर पढ़ना, उसके सही अर्थ को अगर समझना है तो आपको संस्कृत में उसकी संस्कृत को तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग जो है भाष्य करते हैं, उसका जो है व्याख्या करते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं, कभी कभी वो जो है अपने अनुसार कर देते, कुछ उसमें जोड़ घटा देते हैं। तो अगर जो है इन ग्रंथों का सही अर्थ देखना है, सही अर्थ जानना है, तो इसके लिए संस्कृत पढ़ना जरूरी होता है। वेदों को अन्य लोगों की अपेक्षा बेहतर समझ सकते हैं। अगर कोई संस्कृत पढ़ा है, अगर कोई छात्र संस्कृत पढ़ा है, तो आप वेदों को, उसके अर्थ को दूसरे लोगों की अपेक्षा बेहतर समझ सकता है। आयुर्वेद की पुस्तकें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पातंजलि योग को पढ़ सकते हैं। भागवत पुराण सहित 18 पुराण संस्कृत भाषा में हैं। इन पुराणों को भी वे पढ़ सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रीमद् भगवद गीता के मौलिक रूप को समझने और पढ़ने में समर्थ हो सकते हैं जो लोग संस्कृत पढ़े होते हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा संस्कृत है, क्योंकि जो संस्कृत है वह नियमों से चलती है, व्याकरण से चलती है। दूसरी भाषाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ऐसी भाषा चाहिए जिसमें परिवर्तन ना हो। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही उपयुक्त है, ऐसा नासा ने स्वीकार किया है। संस्कृत में भीड़ कम है, कम भीड़ में सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। एक अतिरिक्त भाषा संस्कृत को भी बोलना सीख सकते हैं। हिंदी तो सब लोग बोलते हैं, हिंदी के साथ अगर कोई अंग्रेजी या संस्कृत भी बोलना सीख जाए तो समझ लीजिए कि अति उत्तम है, क्योंकि वह फिर संस्कृत के ग्रंथों को भी समझ सकता है। अगर अंग्रेजी अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ता है तो अंग्रेजी के भी ग्रंथों को पढ़ सकता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक भाषा का ज्ञान है तो आपके पास एक आँखें हैं, दो भाषा का ज्ञान है तो आपके पास दो आँखें हैं, तीन भाषा का ज्ञान है तो समझ लीजिए आपके पास तीन आँखें हैं। इस प्रकार से अगर वह संस्कृत को भी सीख लेता है तो उसके पास दो भाषा का ज्ञान हो जाएगा। संस्कृत कठिन है, सिर्फ ऐसा एक भ्रम फैलाया गया है। संस्कृत में गणित के समान ठोस नंबर मिलता है। यदि आप थोड़ा भी मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। संस्कृत को हिंदी अनुवाद की सहायता से पढ़ा जा सकता है। लोग संस्कृत लेते समय यही सोचते हैं मुझे संस्कृत बोलना पड़ेगा, पूरा संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा, उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे, उसका हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जितने भी संस्कृत ग्रंथ हैं उनका हिंदी में अनुवाद हो चुका है। हिंदी अनुवाद के सहारे हम उस संस्कृत ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। संस्कृत भाषा से सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं भी दी जा सकती हैं। जो लोग जन्म मृत्यु के रहस्य को समझना चाहते हैं और अपने पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आध्यात्मिक पुस्तकें संस्कृत भाषा में मौलिक रूप में प्राप्त हो सकती हैं। बाकी आध्यात्मिक पुस्तकें संस्कृत की कॉपी मात्र होती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान संस्कृत के अलावा अन्य किसी विषय में मौलिक रूप में प्राप्त नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है संस्कृत भाषा की कोचिंग पढ़ा। मतलब लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा पढ़ करके हम क्या करेंगे, तो उसमें रोजगार नहीं है। तो रोजगार पर्याप्त हैं, बस संस्कृत भाषा पढ़ने की ज़रूरत है। आप आगे भी और मैं कई पॉइंट बताऊंगा संस्कृत पढ़ने से आप क्या कौन कौन सा रोजगार कर सकते हैं, कौन कौन से काम कर सकते हैं और धनोपार्जन कर सकते हैं। उसमें से एक यह भी है कि संस्कृत भाषा की कोचिंग पढ़ा सकते हैं। संस्कृत भाषा संभाषण की कोचिंग पढ़ा करके भी धनोपार्जन किया जाए। जो लोग संस्कृत सीख लेते हैं वह संस्कृत दूसरों को सिखाते हैं और उससे भी धनोपार्जन करते हैं। संस्कृत ना पढ़ने वाले बुजुर्ग प्रोफेसर अक्सर कहा करते हैं कि हमने अपने जीवन में संस्कृत ना पढ़कर बड़ी भूल की है, हम लोगों को भी यह भूल नहीं करनी चाहिए। अक्सर हमने सुना है, कई लोगों से मैंने सुना है कि जब वह रिटायर हो जाते हैं तब कहते हैं कि अगर मैं अपने जीवन में अगर संस्कृत पढ़ा होता तो आज कम से कम धार्मिक ग्रंथों को बैठ कर के घर पे पढ़ता। तो यह उनके द्वारा की गई एक प्रकार की भूल है। तो इस तरह की भूल को हमें नहीं दोहराना चाहिए। संस्कृत विषय से नेट जेआरएफ पीएचडी की उपाधि प्राप्त की जा सकती है। नेट जेआरएफ भी कर सकते हैं, पीएचडी भी आप कर सकते हैं। यदि आपको संस्कृत कठिन लगती है तो भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप संस्कृत में अपना करियर बनाएं, क्योंकि सरल रास्ता खतरनाक हो सकता है। करियर बनाने में उतनी ही कठिनाई होगी जो आपको सरल लगता है वह और लोगों को भी
सरल है और लोगों के लिए भी सरल है। इसलिए अपने स्तर से थोड़ा कठिन संस्कृत का चयन करें। कहने का मतलब है आप जिस स्तर पे हैं, संस्कृत हिंदी तो हमेशा बोल रहे हैं, बोलचाल की भाषा में हमेशा प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर हिंदी से मान लीजिए कि आपने करियर बना भी लिया या दूसरे विषय में सोशियोलॉजी हुआ या दूसरे विषय में करियर बना भी लिया, तो आपने अतिरिक्त क्या सीखा? अगर आपको इंग्लिश पूरी तरह से आ रही है, समाजशास्त्र हिंदी में लिखा है पूरी तरह से आ रहा है, तो आप सरल होने के नाते समाजशास्त्र ले लिया या हिंदी ले लिया, ठीक है, तो उसमें आपको अतिरिक्त सीखने का मौका नहीं मिलेगा। अतिरिक्त अगर सीखना है तो अपने स्तर से कुछ कठिन विषय को लेना चाहिए। तो संस्कृत में अपना करियर बनाए, ताकि क्योंकि एक तो सरल रास्ता खतरनाक हो सकता है। कहने का मतलब सरल रास्ता सब लोग ढूंढते हैं, तो जो सरल रास्ता होता है उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें सफलता के चांस भी कम हो जाते हैं। संस्कृत थोड़ा कठिन जरूर है, थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आगे भीड़ कम हो जाती है, सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। संस्कृत के द्वारा प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय तक शिक्षक एवं योग शिक्षक के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय में योग शिक्षक बनने के लिए संस्कृत से एमए नेट होना आवश्यक होता है। योग शिक्षक के लिए नेट का जो सिलेबस है उसमें 80% संस्कृत की पुस्तकें हैं। कहने का मतलब आप संस्कृत के टीचर तो बन ही सकते हैं, साथ ही साथ आप योग के भी शिक्षक बन सकते हैं। योग के शिक्षक बनने के लिए जो नेट का सिलेबस रखा है, नेट का क्वालिफाई करना जरूरी होता है योग शिक्षक बनने के लिए। उस नेट के सिलेबस में 80% संस्कृत की पुस्तकें लगी हुई हैं, तो आपको योग शिक्षक बनने में भी संस्कृत आपकी मदद कर सकती है। अब योग का प्रचलन इतना अधिक हो गया है कि योग शिक्षकों की मांग बहुत बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में आपको करियर बनाना बहुत आसान हो सकता है। प्राचीन भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध थी, आजकल लोग उसमें सिर्फ कमियां ढूंढते हैं। उस समृद्ध संस्कृति का अध्ययन करने के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। अगला बिंदु है, संस्कृत पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है, हमारे देश का गौरव है, इसे बचाने के लिए भी संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत में आज भी लाखों मैन्युस्क्रिप्ट प्रकाशित हैं, बहुत सारी किताबें अप्रकाशित अवस्था में हैं। उन्हें प्रकाश में लाने के लिए संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। कहने का मतलब मैन्युस्क्रिप्ट को प्रकाशित करना, संपादित करना भी, उसके माध्यम से भी आप जो है धनोपार्जन कर सकते हैं। अगर किसी को भारत देश के वास्तविक रूप को जानना है तो उसे सर्वप्रथम संस्कृत सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राचीन ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा में हैं। संस्कृत जब तक नहीं सीखेंगे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ नहीं पाएंगे, सिर्फ जो दूसरे लोग जो कहेंगे उसी के आधार पर अपनी धारणा बना लेंगे कि संस्कृत में ऐसा कहा गया वैसा कहा गया, लेकिन हकीकत क्या कहा गया, उसके आगे पीछे क्या कहा गया है, उसमें तो जो है आप तभी जान पाएंगे जब उस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे। लॉर्ड मैकाले कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से ऐसे लोगों का निर्माण होगा जो शरीर से भारतीय लेकिन उनकी मानसिकता अंग्रेजी रहेगी। यदि भारतीय बने रहना है तो संस्कृत अवश्य पढ़ें। एक लेखक लिखते हैं कि अंग्रेज लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अगर भारत को समाप्त करना है तो भारतीय सभ्यता के आधार को, जिसके बलबूते भारतीय सभ्यता संस्कृति टिकी हुई है, उसे समाप्त करना होगा। यहाँ भारत को समाप्त करने का अर्थ लोगों को समाप्त करना नहीं है, बल्कि भारतीयता जिसमें संस्कृत भी सम्मिलित है को समाप्त करना है। अगला बिंदु है, दूसरा विषय पढ़ने से लोगों का सिर्फ इहलौकिक जीवन सुधरता है, किंतु संस्कृत पढ़ने से इहलौकिक और पारलौकिक दोनों में सुधार होता है। अगला बिंदु है, संस्कृत से पीजीटी टीजीटी पास करना आसान होता है। अगला बिंदु है, कथावाचक बनने के लिए अथवा कथावाचकों के विचार समझने के लिए भी संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत के विद्यार्थी आर्मी में धर्मगुरु के पद पर भी नियुक्त होते हैं। कहने का मतलब धर्मगुरु का भी एक पद होता है आर्मी में, जिस पद पर सिर्फ संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों का ही चयन होता है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों का चयन कभी कभी हिंदी विभाग में भी हो जाता है, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति हिंदी आसानी से पढ़ा सकता है। हिंदी पढ़ने वाले सिर्फ हिंदी पढ़ा सकते हैं, संस्कृत नहीं, इसलिए भी हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ना आवश्यक है।
डॉक्टरी में एक डिग्री होती है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। इस डिग्री को पाने के लिए आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पढ़ना आवश्यक होता है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। अब आप जान लीजिए कि संस्कृत भाषा में कौन कौन से ग्रंथ, कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसको मेडिकल के छात्रों को भी पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे अच्छे अच्छे ग्रंथों को अगर पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने की इच्छा है तो आपको संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ हिंदी के साथ कॉम्बिनेशन तो है ही, बिना आपको संस्कृत पढ़े हिंदी से आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर हिंदी ले रहे हैं, हिंदी विषय आप ले रहे हैं, तो उसके साथ आपको संस्कृत तो ज़रूर लेना चाहिए। बाकी अगर आप दूसरे विषय से आपको आगे बढ़ना है तो कोई बात नहीं है, आप संस्कृत लें या ना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सारे बिंदु रहे संस्कृत के महत्व को बताने के लिए। संस्कृत के महत्व को मैंने बताया, बाकी आपकी इच्छा है, आप आगे आप अपना आपको क्या करना है, जो करना है उसके आधार पर, उसके अनुसार आप विषयों का चयन कीजिए।